हे एवरीवन, दिस इज विजय। ओके, मैं बात करने आया हूं। 20 तारीख को है आपका साइंस का पेपर, क्लास 10th का साइंस का पेपर है 20 तारीख को। और मेन बात यहां पर यह है कि बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं। मुझे जिससे प्रॉब्लम हो रही है, अभी भी कंफ्यूज है, स्टूडेंट है। आप कभी भी हेल्प मांगेंगे, कभी भी, कैसी भी कंडीशन क्यों नहीं होगी, मैं आपके साथ हूं, मैं आपकी हेल्प हमेशा करूंगा। ठीक है, मैंने कहा ना, अगर सबसे बात है, तो अगर मैं अपना प्रीसियस टाइम, मतलब जो बेहतरीन टाइम है मेरी लाइफ का, उसे सेक्रीफाइस कर रहा हूं, तो आपको भी इस चीज की कीमत पता होनी चाहिए। ओके, आपको इस वीडियो की या फिर जो कंटेंट में दे रहा हूं इसकी वैल्यू रखनी चाहिए बेसिकली, अगर आप एक सच्चे स्टूडेंट हैं। ओके, अगर टीचर बेहतर तो बच्चा बेहतर। तो बात यहां पर सिंपल सी ये है कि आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि साइंस का पेपर आपको सॉल्व कैसे करना है। टोटली जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी डाउट है, सबके सब आज क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, कि आपको पहले अटेम्प्ट क्या करना है, किस तरह से लिखना है, डायग्राम कैसे बनाना है, राइटिंग कैसे करनी है, स्टेप कैसे करना है, कौन सा सेक्शन पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, और टीचर को कैसे इंप्रेस किया जाता है। भाई एक साफ सी बात अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, आपके लिए जो भगवान है, जानते हो कौन है भगवान? वो है आपका एग्जामिनर। यस, एग्जामिनर इक्वल टू भगवान। भगवान खुश तो बंदा पहलवान, ठीक है, और नहीं तो रिजल्ट में दिख जाएगा आपको नुकसान। ओके, तो भी हमें इंप्रेस करना है किसको? एग्जामिनर को। एग्जामिनर को एक्सप्रेस करना है। तो सबसे मेन चीज यही होती है, जानते हो, अगर आप कॉपी के हिसाब से बात करें, मैं फिर कहना चाहूंगा कि जो आपकी कॉपी चेक होती हैं, ओके, किसी को नहीं पता रहता कि नाम क्या है, क्या चीज है, इसमें बारकोड यूज होता है आपका। तो एग्जामिनर जो है, ठीक है, एग्जामिनर को नहीं पता कि आप कितने अच्छे बच्चे हैं, कितने बेवकूफ बच्चे हैं। ठीक है, वो आपका जो इवल्यूशन करेगा, आपको जो नापेगा, वो किस चीज के बेस पे करेगा? वो है आपकी आंसर शीट के। मतलब आपका टोटल जो रिप्रेजेंटेशन है, वो टोटल किसके थ्रू हो रहा है? आपकी शीट के अकॉर्डिंग। भाई सारा खेल शीट का है। अगर बेहतर तरीके से काम किया जाएगा तो बहुत ज्यादा तगड़े मार्क्स आ सकते हैं। ओके, तो यही चीज की आज मैं बात करना चाहूंगा। और इसके अगर हम साइंस के पेपर की बात करें, ठीक है, साइंस का पेपर तो वेटेज टोटल होता है 100 मार्क्स का। ओके, 80 मार्क्स आपका थ्योरी का होगा और 20 मार्क्स होते हैं आपके किसके? इंटरनल असेसमेंट में, जिसमें आप फाइल बनाते हैं, प्रोजेक्ट फाइल बनाते हैं, वाइवा होता है, कॉपीज चेक की जाती है, साल भर आपने किस तरह से पढ़ाई की है, किस तरह से काम किया है, किस तरह से बिहेव किया है, इसके बेस में आपको 20 मार्क्स में से आपको मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, 20 आउट ऑफ, तो ये मार्क्स तो आपके मिल चुके हैं। ठीक है, जितने भी थे आपको मिल चुके होंगे। अब ओके, इसके बाद अगर हम टाइमिंग की बात करें, तो अगर मैं जब बच्चों से टाइम पूछता हूं कितना होता है पेपर में, तो वो कहते हैं 3 घंटा। तो भाई 3 घंटे नहीं होता यार, यहाँ पर 3 घंटे से पहले आपको मिलते हैं 15 मिनट्स। और याद रखिएगा, मैं फिर कह रहा हूं, उन 15 मिनट्स की वैल्यू बहुत ज्यादा है, जिसको आप कहते हैं लिटरली बहुत लाइट लेते हैं, उनकी बहुत ज्यादा बड़ी याद रखिएगा खूबी होती है। वही आपके डिसाइडेड होता है कि आपका पेपर कैसे जाएगा, किस तरह से चलेगा। तो उन 50%, 15 मिनट्स है आपके, उनको वेस्टेज मत कीजिएगा, गलत मत समझिएगा। टेक। इसके अलावा जो आपके क्वेश्चन के नंबर होंगे वो होंगे आपके 39 क्वेश्चन। ओके, 39 क्वेश्चन आएंगे और इसके साथ में आपके जो सेक्शन होंगे, 5 सेक्शन होंगे। ओके, तो इसमें क्या था, 80 मार्क्स का आपका आएगा बेसिकली। ठीक है, सेक्शन कितने मिलेंगे आपको? टाइमिंग आपको मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट। ओके, इसके अलावा आपका क्या मिलेगा? आपको 39 क्वेश्चंस मिलेंगे और सेक्शन आपके डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे 5। ठीक है, ABCDE। ओके, चलिए अब सेक्शन की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो सेक्शन ए होता है आपका, ये होता है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का। इसमें सारे क्वेश्चन जो होते हैं 1 मार्क्स के होते हैं और एक क्वेश्चन का नंबर्स होते हैं 20 तक। ठीक है, 1 to 20 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपको ऑप्शन दिए रहते हैं और आपको कहते हैं सही ऑप्शन को टिक करना पड़ता है। ठीक है ना? तो इन 20 मार्क्स में भी क्या होता है, 16 मार्क्स के आपके एमसीक्यू आते हैं नॉर्मल, और जो 4 मार्क्स होते हैं उनका आपका एजर्शन और रीजनिंग आता है। ओके, अब याद रखिएगा, जो ये क्वेश्चंस होते हैं इनको हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि नॉर्मल सी बात यहां पर यह है कि अगर आप 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन होता है, अगर आपको नहीं भी आता थोड़ा बहुत, तो आप क्या करते हैं, उससे सिमिलर आप लिख देते हैं। तो उसमें क्या होता है, आपको 5 में से 2 मार्क्स कहते हैं, 3 में से 1 मार्क्स मिल ही जाता है। पर इन द केस ऑफ एमसीक्यू ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, अगर आप सही लिखेंगे तो आपको पूरा 1 मार्क्स मिलेगा, और अगर आप गलत ऑप्शन चूज करते हैं तो आपका पूरा 1 मार्क्स जाएगा। तो इसलिए इन्हें हल्के में नहीं लेना है। ठीक है ना? 20 तक ही हो चुका था। सेक्शन बी जो होता है आपका, वो होता है 2 मार्क्स का, और क्वेश्चंस कितने आते हैं इसमें? क्वेश्चंस होते हैं 6, यानी कि 12। ठीक है, तो 20 और 12 कितना हो चुका है आपका? ये हो गया 32, 32 हो गया आपका। तीसरा अगर सेक्शन सी की बात करें, ये होता है 3 मार्क्स ईच। ठीक है, हर क्वेश्चन के 3 मार्क्स होते हैं। इसमें आपके आते हैं 7 क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि 21 मार्क्स का हो जाता है आपका सेक्शन सी। ठीक है, 32 और आपका 21 कितना हो गया? ये हो गया आपका 53। ओके ना, 53 हो गया आपके पास मार्क्स। इसके बाद जो सेक्शन डी होता है आपका, ये होता है 5 मार्क्स का, हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है, और इसमें क्वेश्चन नंबर्स होते हैं 3। ठीक है, 3 क्वेश्चन आएंगे आपके 5-5 मार्क्स के। ओके, अब ये हो गया 15। ठीक है, अगर हम बात करें 53 और 15 की, ये कितना हो गया आपका? ये हो गया 68।
ओके 68 मार्क्स हो गए। और जो सेक्शन ई होता है लास्ट वाला आपका, ये होता है केस बेस्ड स्टडी वाला, मतलब इसमें एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है और टोटल क्वेश्चन आपके 3 होते हैं, तो 12 मार्क्स बन गए यहां पर। ओके 12 मार्क्स आपके बन गए यहां पर, तो ये टोटल कितना हो गया, 80 हो गया। ओके तो ये आपका फॉर्मेट है कि कौन सा सेक्शन आपका कितने का आता है। पहले वाले की बात करें तो 20 मार्क्स का आता है, ठीक है। सेकंड वाले की बात करें हम तो कितना 12 मार्क्स का आता है। थर्ड वाले की बात करें तो 21 होता है। फोर्थ वाले की बात करें तो 15 मार्क्स होता है। और लास्ट वाला जो आपका सेक्शन ई होता है, इसकी अगर बात करें तो ये होता है 12 मार्क्स का। ओके तो अब बात करते हैं पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। अगर आप कोई भी पेपर दे रहे हैं, ठीक है, कोई पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो इसमें सबसे पहली जो 2 मेन चीजें आती हैं जो आपको करनी पड़ती है, एक होता है आपका पेपर प्रेजेंटेशन, मतलब आप अपने आंसर शीट को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। पहली चीज ये होगी आपकी। दूसरी चीज होती है कि आप जो आपका पेपर है, पेपर के ड्यूरिंग आपका जो टाइम है, आप उसको किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं, यानी कि आपका टाइम मैनेजमेंट क्या है। इन 2 चीज में आपके टोटल मार्क्स डिपेंड करते हैं। ओके तो अगर हम बात करें पहले आपके आंसर शीट रिप्रेजेंटेशन की, ठीक है, जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं, सबसे पहली बात कि आपकी राइटिंग सही होनी चाहिए। सही मतलब अच्छी होगी तो बहुत बढ़िया है। मैं यहां पर ये नहीं कह रहा हूं कि आपको बिल्कुल सजा सजा के लिखना है, भाई टाइम वेस्ट नहीं करना है ऐसा। मैं ये कह रहा हूं कि आपकी जो राइटिंग हो टीचर को इजिली याद रखेगा, इजिली उसे रीड कर सके और समझ सके। अगेन मैं आपको इसका बेनिफिट बताता हूं, याद रखिएगा ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होती है। अगर हम लोग कोई अच्छी चीज देखते हैं, याद रखिएगा, अगर मैं कोई अच्छी चीज देख रहा हूं तो मेरा मूड क्या होगा, अच्छा होगा। अगेन मेरा मूड अच्छा होगा। और अगर मेरा मूड अच्छा है तो मैं हर किसी के साथ क्या करता हूं, अच्छे से बिहेव करूंगा। अगर किसी से कोई गलती भी होती है तो हम कहते हैं कि छोड़ यार माफ कर दे, बढ़िया मूड एकदम से। तो जैसा कि मैंने कहा था, एग्जामिनर होता है आपका भगवान। एग्जामिनर आपको नहीं जानता कि आप कौन है और क्या है, आपकी शीट ही है जो आपको रिप्रेजेंट कर रही है वहां पर, ठीक है। अगर आपकी राइटिंग बेहतर है, और एग्जामिनर, मैं फिर कह रहा हूं, एग्जामिनर भी खुश होता है जिसकी राइटिंग बेहतर होती है, याद रखिएगा। तो आपका क्या होगा, आपकी कुछ गलतियां छुप जाएंगी, मतलब इससे आपको बहुत तगड़ा बेनिफिट मिलेगा। याद रखिएगा जिसकी राइटिंग अच्छी है उनको बहुत ही ज्यादा सही बेनिफिट मिलता है। टीचर के दिमाग में एक टाइम आ भी जाता है, जानते हो कि राइटिंग अच्छी तो यार बच्चा ठीक ही होगा, इस टाइप से आपकी टेंडेंसी भी आ जाती है उसमें। तो इस चीज के लिए आपको राइटिंग तो बेहतर लिखनी है। ओके अब बात करें जो सबसे बड़ा टॉपिक आता है, इसमें बात होता है पेन का, ठीक है। आखिर आपको पेन कौन सा यूज करना है, तो मैं आपको यहां पर प्रेफर करूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ ब्लू पेन यूज कीजिएगा। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हम कहते हैं ब्लैक हो गया, रेड, ग्रीन। अरे भाई रेड से आपका एग्जामिनर करता है और ग्रीन पेन से कौन, प्रिंसिपल, वो साइन करते हैं, ठीक है आपका। पर ब्लैक भी यूज करने के लिए कहते हैं बच्चे, पर मेरा कहना यहाँ पर यह है कि आप एक ही पेन यूज कीजिए, ठीक है। जैसे आप ब्लू कर रहे हैं तो ब्लू कीजिएगा, ब्लैक नहीं। और अगर आपको किसी चीज को अंडरलाइन करना याद रखिएगा तो इसके लिए आप यूज कीजिएगा पेंसिल, ठीक है ना। इसके लिए आप यूज कीजिएगा पेंसिल। प्रॉपर ये मेथड होता है पेन यूज करने का। बहुत अवॉइड कीजिएगा बाकी पेन को, ब्लैक पेन को भी, ओके ना। सेकंड चीज होता है आपका डायग्राम। भाई राइटिंग हो चुका था, डायग्राम आपके। अब मेन चीज सुनिएगा डायग्राम में, चाहे आपका किसी भी चीज का डायग्राम हो, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, रे डायग्राम भी, आपको डायग्राम बनाना है पेंसिल से। अगेन पेंसिल से डायग्राम बनाना है। गलती से भी पेन से बना के अपना मजाक मत उड़ाइए, अपने मार्क्स मत कटाना। आपको पेंसिल से ही बनाना है, कंफर्म, ठीक है। और इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको लेवलिंग जो होती है, सुनिएगा, लेवलिंग जो होती है उसको आपको क्या करना चाहिए, एक साइड में करना चाहिए। और जो आपका डायग्राम होगा, अगेन आपका डायग्राम काफी अच्छी हेल्थ का होगा, यानी कि कहते हैं बड़ा होना चाहिए डायग्राम। ओके इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, डायग्राम बड़ा होना चाहिए। लेवलिंग एक साइड पे करेंगे बेहतर तरीके से, याद रखिएगा। और लेवल के नीचे आप जब ब्लैक या ब्लू पेन यूज करते हैं तो उसे भी अवॉइड कर सकते हैं, आप पेंसिल से ही अंडरलाइन कर सकते हैं। ओके आप पेंसिल से ही अंडरलाइन कर सकते हैं, याद रखिएगा। क्योंकि अगेन मैंने फिर कहा है, अगर आपके डायग्राम बनाने में आप अच्छे हैं तो याद रखिएगा आप टीचर, आप एग्जामिनर के मूड को बेहतर कर रहे हैं। मतलब आप उसे ये मजबूर कर रहे हैं कि सर मुझे मार्क्स दीजिएगा, मैं इतना अच्छा सर लिखता हूं, मैं इतना अच्छा डायग्राम बना सकता हूं, मुझे मार्क्स दीजिए। आप ये मजबूर करते हैं, याद रखिएगा मजबूर करते हैं एग्जामिनर को। तो डायग्राम का बेनिफिट भी आपका बहुत होता है। अगर जैसे आपका हाफ क्वेश्चन में आपकी थ्योरी आई है, ठीक है, और इसके बाद आपका हाफ उसमें डायग्राम बना रहे हो, तो डायग्राम छोटे मत बनाइएगा भाई। अपने सिंपल आप उसमें स्केल यूज कीजिएगा, जितने आप ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं, उन्हें यूज कीजिएगा। और बिल्कुल एक और चीज गलती बच्चे करते हैं, ठीक है, हाथ से स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं। नहीं, आपको प्रॉपर स्केल यूज करना है, कंपास यूज करना है, जो भी बनाना चाहते हैं प्रॉपर उसके लिए ऑब्जेक्ट यूज करके, एपरेटस यूज करके डायग्राम बनाएगा, ठीक है। अगर डायग्राम अच्छा होता है तो इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ओके तो ये था डायग्राम का। फ्रेंड्स हम डायग्राम के बारे में तो बात कर चुके हैं। डायग्राम के मैं केस में आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा। जैसे आप कहते हैं इंस्टा पे, जानते हो ना, कैप्शन लिखते हो आप फोटो डालने के वाला बाद, वैसे ही आपको जब डायग्राम आप बनाएंगे बायोलॉजी में खास कर, ठीक है, तो आप नीचे से मेंशन करेंगे कि ये किस चीज का है, ह्यूमन हार्ट है, किस चीज का डायग्राम है। ओके अब
नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन आपका ये होता है कि गैप बिटवीन आंसर्स। आप जो भी आंसर्स लिख रहे हैं, याद रखिएगा, सपोज आपने एक आंसर लिखा, उसके बाद आपको 2 से 3 लाइन छोड़नी है, ठीक है, सेकंड जो आपका अगला क्वेश्चन होगा उसके लिए, ठीक है, आंसर्स के लिए, तो 2 से 3 लाइन छोड़नी है बेसिकली। तो बात यहाँ पर यह है कि आपको पता, आप जानते होंगे, ठीक है, कि आपसे एग्जामिनेशन फीस ली गई थी, तो एग्जामिनेशन जो फीस होती है वो इन शीट के लिए ही होती है भाई, तो आपने इसका पैसा दिया है, भरपूर आनंद उठाइए, ठीक है, इसका इस्तेमाल कीजिएगा। ओके, तो 2 से 3 लाइन छोड़नी है। ओके, इसके अलावा अगर आप राइटिंग को थोड़ा और बेहतर करना चाहते हैं, तो जो आपके वर्ड्स होते हैं उनके बीच में आप गैप दे सकते हैं, ठीक है, इससे आपका प्रॉपर जो वर्ड होता है वो दिखाई देता है अलग से, ठीक है, मतलब नीट एंड क्लीन लगता है। ओके, अब बात करते हैं नीट एंड क्लीन का। भाई साफ सी बात है, मैं तुम्हें फिर कहना चाहूंगा, अगर कोई चीज साफ सुथरी होती है, आपको चीज पसंद आती है, अगर जैसे बच्चे की बात करें, स्टूडेंट की बात करें, एक स्टूडेंट जो बिल्कुल साफ सुथरा एकदम वेल ड्रेस रहता है, ठीक है, आप उसे देख के फील होता है कि हाँ ये बच्चा है, और एक है जो कहते हैं वेल ड्रेस भी नहीं है, ठीक है, बाल इधर से हैं, ये अलग अलग चीजें, तो आपको चीज पसंद नहीं आती है। ओके, आपको ये चीज पसंद नहीं आती है बेसिकली, तो नीट एंड क्लीन होना चाहिए आपका आंसर सीट। अब बच्चे गलती क्या करते हैं जानते हो, बच्चे क्या गलती करते हैं, बहुत सारे, बहुत ही बेसिकली बहुत ही छोटी पर बहुत ही बड़ी गलती करते हो। ये करते क्या है कि जैसे इनसे कोई चीज मिस्टेक होती है, गलत होता है, तो ये उसको कट करते हैं, और कुछ कुछ तो इतना ज्यादा कट करते हैं कि वहां पर एकदम मार्क बन जाता है, ठीक है। अब देखिए इसका नुकसान क्या, मैं आपको बताता हूँ, टीचर की मेंटेलिटी से मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सपोज आपने कोई गलती की, ठीक है, आपने कहते उसे कट कर दिया, अब जब एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है, तो जानते हो आप क्या कह रहे हो, आप एग्जामिनर को कह रहे हो, अरे भाई तू इधर उधर कहां देख रहा है, तू तो यहां देख, मैंने यहां गलती की है। मतलब आप उसको जबरदस्ती पकड़ पकड़ के दिखा रहे हो कि भाई मैंने यहां पर गलत किया है, यहां पर मेंशन कर रखा है, आपने बता रहे हो उसे कि गलत किया है। इसके अलावा अगर आप कहते नहीं करते उसे, या पेंसिल से कट मारते, ठीक है, तो कहता चलो ठीक है गलती होगी चलेगा, पर अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप इंडिकेट कर रहे हैं कि भाई ये देखो मेरी ये नहीं गलती, मैं गलत भी करता हूं, ठीक है, इस टाइप से अगर आप ऐसा करते हैं, मैं फिर कह रहा हूं, याद रखिएगा, एग्जामिनर आपके मार्क्स कंफर्म काटेगा। मैं पर्सनली अपने हिसाब से बता रहा हूं चीज, अगर आप इतना करते हैं तो आपके मार्क्स याद रखिएगा पक्का कटेंगे। ओके, तो आपको क्या करना है, जब भी आपको कोई गलती या मिस्टेक होती है, आपको सिंपल सी बात है, आपको पेंसिल यूज करना है, और पेंसिल से आपको सिर्फ एक सिंगल कट लगाना है, फालतू का पेन से मतलब और ज्यादा ओवरराइट मत करना किसी भी चीज को, ऐसे सिली मिस्टेक्स मत करना। ओके, इसके अलावा अगर मैं शीट की बात करूं, जैसे आप कहते हैं क्लास वर्क, जो आपकी शीट्स होती हैं, क्लास वर्क नोटबुक्स होती हैं, तो कैसी होती है, वो वर्टिकली होती है, ठीक है, मतलब 20 से इतना हिस्सा होता है इसमें आप लिखते हैं, पर जो आपकी आंसर शीट होती है वो कैसी होती है, हॉरिजॉन्टली लंबी टाइप में होती है। ओके, तो अगर आपको अपनी राइटिंग को या फिर प्रेजेंटेशन को आपको और अच्छा करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप दोनों मार्जिन में थोड़ा थोड़ा गैप लीजिएगा, आपकी इतनी होती है, ठीक है, आपकी शीट इतनी है, तो आप थोड़ा सा स्पेस यहाँ लीजिएगा, थोड़ा सा स्पेस यहाँ दीजिए, और उसके बीच में लिखिएगा, ठीक है, जिससे आपको कंफर्ट भी होगा, क्योंकि आपके ब्रेन को आदत है सीधे में लिखने की, यहां से वर्ड्स स्पेलिंग काफी ज्यादा मिस्टेक हो सकती है। तो इससे क्या होगा, आप प्रॉपर एकदम जैसे आप कहते हैं नोटबुक में लिखते थे, उस बिलीफ से, उस फील के साथ आप लिख सकते हो, ठीक है, ये आपके लिए ज्यादा बेटर काम करेगा। ओके, नीट एंड क्लीन से एक और पॉइंट याद आया, ठीक है, रफ वर्क, बिल्कुल भाई बिल्कुल, याद रखिएगा, अगर आप गलत जगह पे रफ वर्क करते हैं, तो याद रखिएगा ये कैसा होता है, डर्टीनेस दिखाता है आपका बेसिकली। अगर आपको कभी भी आपको रफ वर्क करना है, तो कॉपी पे किसी साइड में मत कीजिए, मतलब कहीं पर भी मत कीजिए। आप या तो ये कर सकते हैं कि जो आपकी शीट होती है उसके मार्जिन साइड में, राइट साइड में आप क्या कर सकते हैं, लाइन खींच के और क्या कर सकते हैं, रफ वर्क लिख सकते हैं। पर मैं इससे बेटर आपको ये कहूंगा कि जो आपका लास्ट पेज होता है, ठीक है, जो लास्ट पेज होता है जिसमें आप रफ वर्क कर सकते हैं, उसमें लिखा भी रहता है कि लफ वर्क, ठीक है, उससे टीचर को कुछ लेना देना नहीं है, आपके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे उसमें। पर एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, अगर आप अंदर कर रहे हैं, जहां पर आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं और वहीं पर रफ वर्क कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आपने कहते हैं रफ वर्क कहीं पर भी कर रहे हैं, जिस चीज का भी आप रफ वर्क करेंगे उसका क्वेश्चन नंबर जरूर डालेगा, पीछे जो रफ वर्क कर रहा है क्वेश्चन नंबर जरूर डालिएगा, ठीक है, एक बार कि किसका कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, पता नहीं किस्मत क्या खेल खेल जाए, मतलब मैंने कहा ना, किस्मत क्या खेल खेल जाए, कुछ भी हो सकता है। अगर आपने कुछ चीज कहते हैं अंदर गलत की और टीचर की गलती से नजर पड़ जाए, मैंने कहा ना गलती से, बाय मिस्टेक, 100 में से अगर एक भी चांस ऐसा हुआ तो वो भी बेटर होगा, ठीक है। अगर आपने पीछे सही किया, अंदर गलत किया है, तो इससे आप बच सकते हैं, मतलब चांस की बात है भाई। मैंने कहा ना कि जब बेटर चीज आपके पास अवेलेबल है तो कीजिए ना। ओके, अब मैं आपको अगला पॉइंट बताता हूं जो सबसे ज्यादा मेन है, ये होता है सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस। भैया इतना बेहतरीन पॉइंट है ना, मैं आपको क्या बताऊं, ठीक है, बच्चे ये गलतियां बहुत ज्यादा करते हैं और पछताते भी है। अगेन मैं फिर कह रहा हूं, एग्जामिनर जो है आपका मतलब भगवान है, ठीक है, याद रखिएगा, उसे नाराज नहीं करना, उसे खुश करना है। ओके, अब मेरी बात सुनिएगा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, कहीं से भी क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया, पहले 39 किया, फिर 17, फिर 15, फिर 12, 3, 4, अलग अलग टाइप से कर रहे हैं, ठीक है। तो जो आपका एग्जामिनर होता है वो क्या करता है, फिर उसे बार बार पेपर पीछे पलटना पड़ रहा है, आगे पीछे दाएं बाएं, आंसर की में भी, तो ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है। अब मैं आपको सिंपल सी चीज एक और बताता हूं कि जो आपका एग्जामिनर होता है उसके पास 3 शीट्स होती हैं, ठीक है, 3 चीजें होती हैं। सबसे पहला होता है, ठीक है, उसके पास क्वेश्चन पेपर, इसके साथ होती है आंसर की, और उस आंसर की में याद रखिएगा कुछ की वर्ड्स होते हैं जो टीचर आपका आंसर्स में ढूंढता है, ठीक है, और हर चीज के पॉइंट डिवाइड होते रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलते हैं, ठीक है, ये वाला। और तीसरी चीज होती है आपकी आंसर शीट।
तो उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स देते हैं, ठीक है। तो अगर आपने आगे पीछे किया है तो ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है, डिप्रेसिव होता है। टीचर अगर नाराज हुआ तो आपके मार्क्स कटेंगे। तो कुछ बच्चों को क्या बताया जाता है कि आपको सबसे पहले जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो सॉल्व करनी चाहिए आपको, ठीक है, बच्चों को ये बताया जाता है, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आप रिप्रेजेंट ढंग से नहीं कर रहे हैं, मतलब सीक्वेंस वाइज नहीं कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। ओके, तो सबसे पहले कोशिश ये होनी चाहिए कि आप जैसा सीक्वेंस चल रहा है आपका, एमसीक्यू हो गया, ठीक है, 1 बाय 1, पहले पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कोशिश कीजिए कि ऐसा होगा। अब बच्चे बोलते हैं सर जो क्वेश्चन में आता नहीं तो उसका क्या करें, ठीक है, उसको नहीं लिखे, तो उसके लिए आपको स्पेस छोड़ना है, ठीक है, उसके लिए आप स्पेस छोड़ेगा और आगे जो भी चीज आपको आती है कंटिन्यू करते रहेगा, ठीक है। एक मेथड ये था आपका सीक्वेंस का। दूसरा मेथड जो आता है, देखिए, कुछ बच्चे कहते हैं कि हमें जो हाई स्कोरिंग कहते हैं सेक्शन है हम पहले वो करते हैं, जैसे सेक्शन ई या सेक्शन डी। अब इसके करने के जानते हो सीक्वेंस क्या है, इसको करने में फायदा मतलब या कह सकते हैं रूल क्या है, अगर आप कोई भी सेक्शन कर रहे हो, जैसे सेक्शन ई कर रहे हो, तो यहां पर जो क्वेश्चन है वो सीक्वेंस वाइज होने चाहिए, ठीक है। ये गलती मत करना कि ऊपर नीचे दाएं बाएं कर रहे हो, ठीक है। अगेन ये कैसा होगा, 37, 38, 39, ओके। और डी वाला जो था आपका, डी वाला भी ऐसे होगा, ठीक है, 34, 35, 36, इस टाइप से, ठीक है। तो और जानते हो आप सेक्शन के अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपको बी करना है तो बी में सीक्वेंस चलेगा 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। अगर आपको डी करना है सेक्शन वाइज कीजिएगा, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ क्योंकि टीचर को दिक्कत होती है ढूंढने में, और यहाँ पर ऐसा नहीं कि पहले आपको कहते हैं केमिस्ट्री करनी है, फिजिक्स करनी है, बायोलॉजी करनी है, आपको रूटीन वाइज चलना है, ठीक है। और इससे बड़ा एक चीज बताना चाहूंगा, ठीक है, सेकंड वीडियो है कि जो आपका वेटेज होता है टोटल 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। 20 आपके कहते हैं इंटरनल असेसमेंट होते हैं, 80 आपका थ्योरी है। तो 80 जो होता है उसमें 25 मार्क्स आते हैं किसके, फिजिक्स के, 25 आते हैं आपके केमिस्ट्री के, और 30 आते हैं आपके बायोलॉजी के। यस, बायोलॉजी का 5 मार्क्स ज्यादा आता है, ठीक है, क्योंकि उसमें इजीनेस है, हर चीज है। बात करें तो याद करें एमसीक्यू में बच्चे काफी गलती करते हैं, क्वेश्चन लिख देते हैं आधे से ज्यादा। आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको नंबर चढ़ाना है क्वेश्चन 1, और आंसर आपका पहला होगा, ठीक है, पहला वाला फर्स्ट डालेंगे। इसके बाद अब आपको जो भी चूज करना है, ठीक है, जो भी ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। बेसिकली अगर हम बात करें कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल कौन सा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर ऑप्शन में जैसे आपका सी है, ठीक है, ये कौन सा हो गया आपका, HCl हो गया और सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है, ओके, और सॉल्ट फॉर्म कर रहे हैं, वाटर फॉर्म कर रहे हैं, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको सी डाल के इस आंसर को लिख देंगे, बस आपको इतना करना है, ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। अब हम ये चेक करेंगे कि जो आपके आंसर्स हैं उसमें कितना लिखना है, ठीक है, आपको कंटेंट। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप छोटे क्वेश्चन में जितना कहा गया है, ठीक है, उसमें अगर आप एक्स्ट्रा लिखते हैं तो आपके लिए नुकसानदायक होगा, ठीक है। आपको ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। जैसे आपका 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन होता है, ठीक है, सेकंड सेक्शन, इसमें आपको 3 से 4 लाइन लिखनी है, ठीक है। ज्यादा 8-10 लाइन बनके हीरो मत बनेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, कुछ बच्चे मैंने देखा जिनको सब कुछ आता है, वो बहुत ही ज्यादा मतलब और वाले क्वेश्चन भी कर देते हैं, हर चीज कर देते हैं। भाई मैंने कहा ना, आप इससे टीचर को इरिटेट कर रहे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो टीचर को इरिटेट कर रहे हैं। जिसमें 3 मार्क्स है, ठीक है, इसमें आप 7 से 8 लाइन लिख सकते हैं, 5 वाले में आप 10 तक लिख सकते हैं, ठीक है। और जो चौथा ई सेक्शन था उसमें तो आपका क्या है, केस बेस्ड स्टडी होता है, ओके। कि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर आंसर्स को लिखना कैसे, पैराग्राफ में या फिर पॉइंट्स में। देखिएगा, आपको वैसे मेजरली सारे क्वेश्चंस आपको पॉइंट वाइज करने चाहिए। जब तक क्वेश्चन पेपर में ये नहीं कहा गया होगा कि राइट और शॉर्ट नोट, ठीक है, तब तक आप क्या करेंगे, पैसेज नहीं लिखेंगे, ठीक है। पॉइंट वाइज में बहुत बेहतरीन चीज होती है, जानते हो, आप अगर पॉइंट पे लिखते हो तो आपका आंसर क्या लगता है कि इसको ज्यादा चीजें पता है, ठीक है। आपसे जैसे कुछ भी पूछा गया होगा, ठीक है, या फिर कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, किस तरफ मूव करती है, पॉइंट वाइज क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, तो उसमें पैराग्राफ में लिखेंगे। भाई याद रखिएगा, जो भी आपके कहते हैं 3 मार्क्स से ऊपर वाले क्वेश्चन है उनमें आपका ऑप्शंस आते हैं, याद रखिएगा, उसमें पॉइंट्स में आता है। एक सिंगल क्वेश्चन कहीं नहीं बनता, ठीक है। ये 5 नंबर का बन गया, 5 ऑप्शन होंगे, 5 टाइप के कहते हैं सीक्वेंस होंगे, ठीक है, आपको याद रखिएगा। क्वेश्चन होंगे, कोई 2 मार्क्स का, कोई सिंगल मार्क्स का होगा, पर क्वेश्चन के पार्ट होंगे, ओके, क्वेश्चंस के पार्ट होंगे, तो पार्ट है तो आपको भी पॉइंट वाइज लिखना है। ये बहुत ही मतलब बहुत बेटर इंपैक्ट छोड़ता है किस पे, एग्जामिनर पे, जो पॉइंट लिखता है, ठीक है, एकदम से, ओके। और मेन वर्ड्स को आपको क्या करना है, हाईलाइट करना है। सुनिएगा, जो भी आपके मेन वर्ड्स है आप उन्हें पेंसिल से हाईलाइट कर सकते हैं कि हाँ भाई मुझको ये पता है सर, देखिएगा मुझको ये पता है मेन चीज सबसे ज्यादा, तो आप टीचर को भी इंप्रेस कर सकते हैं और मार्क्स बेटर आएंगे इस चीज से। तो ये था। अब बारी आती है टाइम मैनेजमेंट की, याद रखिएगा, ओके। तो बेसिकली बच्चे क्या आते हैं, बाद में पछताते हैं, ठीक है। बाद में कैसे पछताते हैं, क्योंकि उनका कोई टाइम रूटीन तो होता नहीं पेपर के ड्यूरिंग, तो वो सोचते हैं काश उस टाइम पे टाइम को सही यूटिलाइज किया होता तो मेरा क्वेश्चन पेपर नहीं छूटता। अगेन बहुत से बच्चों का क्या होता है, याद रखिएगा, इंग्लिश में कहते हैं उन्होंने पैराग्राफ छोड़ा है बच्चों ने, 5 से 6 मार्क्स, ठीक है। इसका मतलब आपका जो टाइम मैनेजमेंट था वो बिल्कुल सही नहीं है। अगेन मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है, याद रखिएगा, जो आपके 15 मिनट्स होते हैं, अगेन अगर आपका पेपर छूट रहा है, जो आपके 15 मिनट होते हैं, भाई याद रखिएगा, जिनको आप हल्के में लेते हो, वो सबसे ज्यादा मेन है। इस 15 मिनट में आपको क्या क्लियरफाई करना जानते हो, इस 15 मिनट में आपको ये करना है कि एमसीक्यू के सारे आंसर्स आपको लगाने हैं, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन पढ़ रहे थे उसके साथ में आपको आंसर मेन वर्ड्स आप लिख सकते हैं, ठीक है। वहीं पर जब भी आप पेपर सॉल्व करें तो आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए, जानते हो, कि मैं कहते हैं पहला 1 घंटा फिजिक्स करूंगा, 1 घंटा बायोलॉजी, 1 घंटा केमिस्ट्री, इसमें पेपर छूटने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। अब मैं बताता हूं आपको पेपर कब तक खत्म करना है। अगर आप अच्छे मार्क्स चाहते हैं तो आपको लगभग ये ढाई घंटे में या क्या फिर 2 घंटे 40 मिनट तक, ठीक है,
इसमें आपको पेपर कंप्लीट करना है, क्योंकि आपको 15 से 20 मिनट आखिरी के आपको अपने क्वेश्चन को रिवीजन करने के लिए देना है, ठीक है, याद रखिएगा। ये सबसे जरूरी पॉइंट है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, जल्दबाजी में आप लिख देते हैं गलत, और वो गलत ही चले जाता है, और फिर आप कहते हैं कि मार्क्स कैसे नहीं मिला। तो सबसे बेटर है रिवीजन करना, ठीक है। जैसे आपने पेपर सॉल्व किया, ओके, 2.5 घंटे में हो गया आपका। इसके बाद आप हर क्वेश्चन को देखेंगे, रीड करेंगे, क्या कुछ छूट तो नहीं रहा है, क्या मैंने गलत तो नहीं लिखा है, या कोई स्पेलिंग मिस्टेक है। बहुत सारी चीजें होती है, आपको गलतियां पता चलेंगी, ठीक है, याद रखिएगा, आपको गलतियां पता चलेगी, और इससे आप अपनी गलतियां इंप्रूव कर सकते हैं, जिससे आपके मार्क्स आएंगे ज्यादा, ठीक है ना। तो पेपर का टाइमिंग यही होता है, टाइम मैनेजमेंट इसी तरह से करना है आपको। किसी क्वेश्चन में अगेन, अगर आप किसी क्वेश्चन में फंसते हैं, आपको नहीं आ रहा है, तो आपको उसको छोड़ के नेक्स्ट वाले में जाना है, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो याद रखिएगा उसी में नहीं फंसा रहना है, ये बेवकूफी है। अगर लास्ट में आपका टाइम बचता है तो तब आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, बट जब फ्लो बना होगा तो उस टाइम पे आपको ऐसे क्वेश्चन को अवॉइड कर देना है, पेज छोड़ दीजिएगा, ठीक है, जगह छोड़ दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज आपको आती है उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बरकरार रहना चाहिए। सारा खेल कॉन्फिडेंस का, ठीक है। अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहा तो साफ सी बात है, जो क्वेश्चन आपको आते भी नहीं है उनके आंसर भी आपको अपने आप आ जाएंगे, ठीक है। ये चीज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो जल्दी क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करना है आपको, जैसे 2.5 घंटे में, तो इसके लिए सबसे बेसिक चीज क्या है जानते हो, सबसे मेन चीज होती है आपके 15 मिनट जो आपको स्टार्टिंग में दिए जाते हैं, ओके। उस 15 मिनट में आपको क्या करना है, बेसिकली आपको पता करना है कि कहते क्वेश्चन पेपर क्या है और एमसीक्यूज क्या है, और इसके अलावा आपको ये भी डिसाइड करना है कि मुझे पहले कौन सा सेक्शन करना है। सपोज आपको बी सेक्शन में बहुत कम क्वेश्चन आते हैं पर डी में आपको ज्यादा आते हैं, तो आप क्या करेंगे, डी सेक्शन को चूज करेंगे पहले। अगेन मैंने फिर कह रहा हूं, आप आगे पीछे कर सकते हैं पर सेक्शन वाइज कर सकते हैं, क्वेश्चन वाइज मत कीजिएगा, सीक्वेंस में चलता रहेगा। इस तरह से इस चीज का बेनिफिट उठाया जा सकता है। इसके बाद बनती है बात कि आप टाइम को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, जो भी आपके अंदर पे उस टाइम को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड चीज होती है, और थर्ड होता है आपका रिवीजन, ठीक है। मैंने अगेन कहा था कि रिवीजन आपको करना ही करना है, ठीक है। पेपर कंप्लीट करने के बाद जानते हो आपके में क्या करना है, जो टर्म्स और टर्मिनोलॉजी होती है, ठीक है, आपको उनको अंडरलाइन करना है, ठीक है। अंडरलाइन आपकी कहते हैं सेकेंडरी प्रायोरिटी होगी। फर्स्ट प्राइमरी प्रायोरिटी आपकी ये होती है कि आपका जो आंसर्स लिखे गए हैं, ठीक है, वो बेटर राइटिंग में लिखे गए हैं, ठीक है। तो सजाने सुजाने का काम कब होगा, बाद में, ठीक है, जब आप कहते हैं क्वेश्चन पेपर कर चुके होंगे, जब आप रिवीजन कर रहे होंगे, उस टाइम पे कहते हैं आप इन चीज को अंडरलाइन करते हैं, पर उससे पहले मत कीजिएगा, स्टार्टिंग में ये नहीं करना है, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग। सबसे पहला आपका टारगेट ये है कि आपके जो आंसर्स है सही, उनको प्रॉपर तरीके से लिखना है, अच्छी राइटिंग में लिखना है, ठीक है। जब लास्ट में टाइम बचेगा रिवीजन के टाइम पे, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, मेन टर्मिनोलॉजी को या टर्म्स को आप अंडरलाइन कर सकते हैं, ओके। इस मेथड से आपको करना है। देखिए जब रिवीजन करेंगे आप, ठीक है, जब रिवीजन करेंगे तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर को साइड में रखना है अपने, ठीक है, बगल में एकदम से। और आप क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर आप रीड करेंगे, उसके बाद आंसर चेक करेंगे कि जो क्वेश्चन पेपर में जो जो चीजें पूछी है क्या मैंने वो लिखी है, ठीक है। इस टाइप से क्रॉस चेक करेंगे, अगर नहीं लिखी हो तो आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, आपकी गलतियों को बचाने का, सुधारने का बहुत बेहतर तरीका है। आपको रिविजन करना ही करना चाहिए, याद रखिएगा, क्योंकि गलतियां कंफर्म निकलती हैं। हमेशा आपको पता चलेगा कि कुछ ना कुछ छूटा है, भाई बाद में पछताने से बेहतर होता है कि आप अपनी स्पीड को इंक्रीज करें, ठीक है ना। और एक और चीज, अगर आपको टाइम ज्यादा लग रहा है, मैं फिर कह रहा हूं, फालतू नहीं लिखना है, यहां पर फालतू नहीं लिखना है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको सीक्वेंस बताया था कि किस मार्क्स में कितने, जितना मार्क्स का रहा है उतना लिखना है, ठीक है। ओवर मत कीजिएगा, ओवर मतलब आपका टाइम वेस्ट है, ठीक है ना, ज्यादा स्मार्ट मत बनिए। इसके अलावा जो भी आपको कहते हैं क्वेश्चन, जो जैसे आपको क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है, तो आपको उसमें अटकना नहीं, याद रखिएगा, क्योंकि आप अपना जो विल पावर होती है, मोटिवेशन, आप हार नहीं सकते, ठीक है। आपको क्या करना है, उसको स्किप करना है, ठीक है, जगह छोड़ के, और आपको आगे क्वेश्चन करने, ठीक है। जब आप पेपर पूरा सॉल्व कर लेंगे तब जाके आपको उसमें आना है, ठीक है। और उसमें भी आपको सोचना है, समझना है, ठीक है, दिमाग लगाना है कि क्या हो सकता है या फिर इससे रिलेटेड कैसे बन सकता है, ठीक है। आपको ये तरीका इस तरह से करना है। अगर मैं बात करूं न्यूमेरिकल की, याद रखिएगा, अगेन न्यूमेरिकल जो होता है, न्यूमेरिकल कहते हैं पोर्शन में बटा होता है। मैं साफ सी बात है, सबसे पहली चीज यहां पर यही जानते हो कि आपको क्या करना है। क्वेश्चन आता है आपके न्यूमेरिकल, ठीक है, आपको पहले तो लिखना है गिवन, ठीक है ना, गिवन क्या क्या चीज है, और साथ में आपको यह भी पता करना है कि निकालना क्या क्या, ठीक है, आपको ये भी करना है। अब इससे बड़ी बात क्या होती है जानते हो, सबसे मेन चीज क्या है, जैसे फिजिक्स में, अब आप जो चीज आपको दे रखी है और जो चीज आपको निकालनी है, इससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं आप राइट साइड में लिख लीजिएगा, ठीक है। जैसे आपके कहते हैं इक्वेशन मोशन के, इक्वेशन आपके नहीं दूसरों के होते हैं, जैसे रे डायग्राम बोला है, ठीक है, आपके। तो इस टाइप में क्या होता है, अलग से सारे क्वेश्चंस आप फॉर्मूलास लिख दीजिए, ठीक है। और सबसे बात है, फिर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा कि किस फॉर्मूले में ये सही बैठ रहा है, ठीक है, याद रखिएगा, किस फॉर्मूले में ये सही बैठ रहा है, तो आपको फॉर्मूलास लिख देने, ठीक है। उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट लगाना है इसमें। अगेन सबसे पहले आपका गिवन का, तो चलो गिवन का मार्क्स नहीं मिलता, पर गिवन जरूरी होता है। इसके बाद जो फॉर्मूला लिखते हैं उसका हाफ मार्क्स होता है, ठीक है। बीच की कैलकुलेशन का 1 या 2 मार्क्स होता है, ठीक है। आंसर का भी 1 या आधा मार्क्स होता है, और यूनिट का होता है आधा मार्क्स। मैं फिर कह रहा हूं बच्चे, यूनिट लिखना जरूरी है, अगर यूनिट नहीं लिखा तो हाफ मार्क्स कट हो जाता है। ये टीचर के हाथ में नहीं। अगेन ऐसी बेवकूफी मत कीजिएगा, ठीक है। गिवन लिखिएगा, गिवन जहां पर भी आपके नंबर्स आ रहे हैं हर जगह आपकी यूनिट होनी चाहिए, चाहे सेंटीमीटर है, मीटर है, कुछ भी हो रहा है, केजी, लीटर, जो भी है, पर यूनिट कंफर्म होनी चाहिए आंसर में, ओके। और जो आंसर होता है उसे बॉक्स बना सकते हैं अलग से कि भाई ये मेरा आंसर है,
ठीक है ना। और न्यूमेरिकल में एक और चीज होती है, जानते हो कि अप्रॉक्स चीजें आती हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि आपके एक्यूरेट आंसर नहीं आते हैं, तो आपको इसमें क्या करना है, ठीक है, अगर आप जल्दी कर रहे हैं, मतलब जैसे आपको 3 से 4 नंबर दिए पॉइंट वाले, पर आप इनके 2 नंबर को यूज करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगर, तो आपका जो रेशियो होता है, जानते हो, ज्यादा अलग नहीं आना चाहिए, ठीक है, कंपेरिजन में आपका ज्यादा अलग नहीं होना चाहिए, ठीक है, वेरिएशन ज्यादा नहीं आना चाहिए। 49 है तो 49 या 50 हो सकता है, ओके, वेरिएशन ज्यादा नहीं आना चाहिए, और आप इस चीज से इसको सॉल्व कर सकते हैं। यही थी कुछ बातें जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, याद रखिएगा, इसके थ्रू आप अगर इस चीज को अपनाते हैं तो आपका पेपर बहुत बेहतरीन जाएगा। मैंने फिर कहा, हमने सारी स्ट्रेटेजी में बात कर ली, ठीक है, एक चीज नहीं छोड़ी है, आपको पेपर इस तरह ही करना है, ओके, ध्यान से याद रखिएगा। और कल जो मैं वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है, एडिटिंग में थोड़ा दिक्कत होती है, टाइम लगता है, इस वीडियो को बनाने में 6 घंटे लग गए, जानते हो, अलग अलग टाइप से एडिट करने में, ओके, क्योंकि यहाँ पर कैमरा नहीं लाए थे, बेसिकली यहाँ तो कुछ है नहीं, दिस इज हॉस्पिटल, ठीक है ना। तो मैंने कहा था भाई, जब फिर से वही बात होती है, अगर मैं अपना प्रीसियस टाइम आपको दे रहा हूँ, ठीक है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कहते हैं ये चीजें याद करनी पड़ेंगी। मैं प्रॉपर चाहता हूँ, कोई भी टीचर चाहता है कि उसका बच्चा कभी फेल ना हो, कभी फेल ना हो, ठीक है, हम दिल से दुआ करते हैं कि कभी फेल ना हो कोई भी बच्चा, हम ये सोचते हैं बेसिकली। तो आपको भी थोड़ा बहुत इस चीज का मान रखना चाहिए, ठीक है, आप भी प्रैक्टिस कीजिए। और इसके अलावा जो मैं कल बताऊंगा, ठीक है भाई, उनको हाथ जोड़ रहा हूं, उनको कंफर्म करके जाना मेरे भाई, जो मतलब काफी ज्यादा वीक है, उनको कंफर्म करके जाइएगा, ठीक है ना। तो चलिए, आज के लिए इतना ही था, आई होप आपको इस ठीक लगेगी। अब मैं चलता हूँ थोड़ा फैमिली टाइप, ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर योर वार्म विशेस, ठीक है, आई एम द पापा स्मार्ट, थैंक यू।